dear students. This is Bharat Bhushan Sonakia, Senior Inorganic Chemistry Faculty, मोशन। उम्मीद है आपका रिवीजन अब तक बढ़िया चल रहा होगा। बेटा इस बार बोरॉन और कार्बन फैमिली के लिए भी क्वेश्चन तो मैंने नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी लिए हैं और जेईई मेंस के लास्ट ईयर के लिए हैं, बट यहाँ से पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चंस थोड़े से कम दिखाई देते हैं, या फिर क्वेश्चन दिखते भी हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वहां से सॉल्व हो जाते हैं। सो कंप्लीट चैप्टर को कवर करने के लिए क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आसपास अगर कोई थ्योरी है तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में, और बीच में कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे उनके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। देखें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा गया है। देखा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है और वहां पे हम इसको डिस्कस करते भी हैं, बट क्योंकि बोरॉन फैमिली से रिलेटेड है तो यहाँ भी डिस्कस किया जा सकता है। एक जनरल ट्रेंड जो आता है वो क्या है, ग्रुप में अप टू डाउन एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप एन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एन स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है जेड इफेक्टिव के। ये कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है। सो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट इसमें गड़बड़ होती है। गड़बड़ कब होती है, जब ये जेड इफेक्टिव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। और जेड इफेक्टिव कब अपना कमाल दिखाना शुरू करता है, या तो डी में एकदम से इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में एकदम से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर एफ सबसेल में एकदम से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ सबसेल में जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग, और इनके पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव साइज को छोटा करने की कोशिश करता है। देखें वो चीज इधर है, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं ना तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन तो एक जैसा मिलता है, लेकिन उससे ठीक पहले वाली जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। एल्यूमिनियम में जब आप देखेंगे तो H2P6 मिलता है कॉन्फ़िगरेशन, 2S2 2P6 पेनल्टीमेट ऑर्बिट के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं। और गैलियम में क्या मिलता है, 3S2 3P6 3D10। सो बेसिकली एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते जाते डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो एक तरफ तो एन की वैल्यू इंक्रीज हुई, एल्यूमिनियम के लिए एन कितना था 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट, गैलियम के लिए एन कितना था 4। एन की वैल्यू ने साइज को क्या करने की कोशिश की है, इंक्रीज, लेकिन जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो गया D10 की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, उसने साइज को रिड्यूस करने की कोशिश की। ओवरऑल इंपैक्ट ये है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज अप्रॉक्स सेम रह जाते हैं, बल्कि एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा होता है गैलियम से। सो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर ट्रेंड क्या है, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम बिल्कुल है। एल्यूमिनियम और गैलियम अप्रॉक्स सेम साइज में है, बट एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा मिलता है। बाकी तो ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो वो ट्रेंड आपको दिखता ही है। तो आंसर क्या आने वाला है, बोरॉन मिनिमम साइज शो करेगा, उससे ज्यादा साइज किसका होगा, गैलियम का, उससे ज्यादा कौन होगा, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, यानी आंसर आएगा क्या, डी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ये आप एक ट्रेंड याद रखिएगा तो मुझे लगता है आसानी से याद भी हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बोरॉन फैमिली के लिए। मैक्सिमम किसके लिए होती है, बोरॉन के लिए। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कंप्लीट ट्रेंड है। तो मैक्सिमम बोरॉन के लिए होती है और मिनिमम किसके लिए होती है, इंडियम के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रहेगी तो बढ़िया है। मे बी पॉसिबल हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिखाई दे। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एक्सरसाइज में, जहां पर लिखा है कि जब आप AlF3 को एक HF में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घोलने की कोशिश करते हैं, नहीं घुलता, डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन इसी HF में आप थोड़ा सा पोटेशियम फ्लोराइड मिला दें या फिर सोडियम फ्लोराइड मिला दें और उसके बाद AlF3 को डिजोल्व करने की कोशिश करें तो घुल जाता है। सवाल ये उठता है कि क्यों। दरअसल
HF क्या आयोनाइज नहीं होता इतनी आसानी से, अगर प्योरेस्ट स्टेट में है तो ये F माइनस नहीं देगा, और F माइनस अगर ये नहीं देगा तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता AlF3 के साथ। यहां पर क्या होता है, अगर आप KF को कांटेक्ट में लाएंगे AlF3 के, तो आप ये एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे K3AlF6। बेसिकली ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है जो आपको HF में दिखता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, डिसॉल्व होता है। अब अगला एक और क्वेश्चन आता है कि आपने क्या किया, ये सॉल्यूशन बना लिया और ये K3AlF6 बना के बैठ गए हैं HF के अंदर। क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सप्लाई कर दूं तो क्या होगा। ये वापस से इनसॉल्युबल हो जाएगा AlF3, ये वापस से सेपरेट हो जाएगा। सवाल ये उठता है क्यों भाई, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या मोर एसिडिक है और AlF3 कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है, तो मोर एसिडिक सब्सटेंस लेस एसिडिक को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेता है। तो यहाँ पर होता ये है कि ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड KF के साथ मिलकर BF4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि आपको सॉल्युबल मिलता है HF में। और रहा AlF3 तो ये उसको रास्ते से हटा देता है, ये AlF3 प्रेसिपिटेट बना जाता है। फिलहाल यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये क्यों घुल रहा है, क्यों डिजॉल्व हो रहा है AlF3 HF में KF की प्रेजेंस में, क्योंकि ये K3AlF6 बना रहा है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये आगे की कहानी भी याद रखिएगा क्योंकि आपके NCERT में है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉजिकल शानदार क्वेश्चन है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट पर। बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बोरॉन फैमिली के मेंबर के लिए। चूंकि थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है इसलिए मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको समझा दूं, और पहले से मैंने लिख भी दिया है, थोड़ा टाइम बचेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन फैमिली के लिए। बोरॉन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ये हमें पहले से पता है। अगर आप देखोगे ना तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज डिस्कस की है, जब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट से फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे जाते हो एक ही ग्रुप में, थर्ड ए से लेके फिफ्थ ए तक, जब भी आप कहां जाओगे थर्ड से फोर्थ पीरियड पे जाओगे तो ये 3D10 का डिफरेंस आ जाता है। यानी फोर्थ पीरियड एलिमेंट के पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर है ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया है गैलियम के पास। ये अट्रैक्शन 4s के इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है और 4p के इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है। 4s न्यूक्लियस के पास है, 4p न्यूक्लियस से दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है 4s के इलेक्ट्रॉन पर ये अट्रैक्शन अब ज्यादा लगने वाला है। अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इन शॉर्ट बोरॉन फैमिली से लेके नाइट्रोजन फैमिली तक जैसे ही आप थर्ड पीरियड एलिमेंट से फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे आते हैं, एकदम से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगने लग जाता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो आसानी से रिलीज नहीं होता, आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्ट होना शुरू हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, अगर लॉजिक समझ में ना आए तो इतना तो याद रखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल के दो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट हो रहा है, वो आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए या बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें लगेगी वो काफी ज्यादा होगी, जबकि उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके जब आप बॉन्ड बनाओगे तो उतनी एनर्जी रिलीज हो नहीं पाएगी। बेसिकली कंसेप्ट ये है। सो 4p का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, 4s का नहीं निकलेगा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। रीजन बिहाइंड दैट, यहाँ डी के इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग हो रही थी, यहाँ डी के साथ साथ एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग है, जेड इफेक्टिव और भी बढ़ेगा। अब आप देखें जरा, तो बोरॉन फैमिली में अगर मैं लास्ट के 3 एलिमेंट की बात करूं, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो गैलियम की पेनल्टीमेट ऑर्बिट ये nth ऑर्बिट है,
ये n-1। तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट यानी n-1 ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2, 3p6, 3d10। इन शॉर्ट n-1 में s2 है, p6 है, d10 है, 3s2, 3p6, 3d10। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? s2p1। ये गैलियम के लिए भी है, ये इंडियम के लिए भी है, ये थैलियम के लिए भी है। अगर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑपरेट हुआ तो p का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, s का नहीं निकलेगा, s वहीं रह जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पास जो आयन बनेंगे वो गैलियम +1 में मिलेगा, इंडियम +1 में मिलेगा, थैलियम +1 में मिलेगा। जैसे एक और इफेक्ट आता है, जैसे आप बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी तो मिलती ही है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं बाहर कर दूं तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई, क्योंकि ये ऑर्बिट तो खत्म है। और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन का हो जाना ही इनर्ट गैस स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो n+1 किसकी वजह से बना? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, p का एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। गैलियम +3 किसकी वजह से बना? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, s के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर किए। इन शॉर्ट बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इन तीनों ही फैमिली में आपको 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी। एक तो दिखेगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बोरॉन फैमिली के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हायर +3 है। कार्बन फैमिली के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हायर +4। नाइट्रोजन फैमिली के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और हायर +5। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और हायर कहां से मिलेगी? ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, फोर्थ पीरियड और उससे आगे के एलिमेंट के लिए। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज होता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। गैलियम +1 से ज्यादा स्टेबल मिलेगा इंडियम +1, इंडियम +1 से ज्यादा स्टेबल मिलेगा थैलियम +1। तो ग्रुप में अप टू डाउन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये डिक्रीज होती है। जनरली फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, चाहे वो बोरॉन फैमिली का हो, कार्बन फैमिली का या नाइट्रोजन फैमिली का, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के लिए आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल मिलती है सेम एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में। जबकि सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट तक जाते जाते मामला पलट जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर से ज्यादा मिलती है। तो गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अप टू डाउन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। गैलियम +3, इंडियम +3, थैलियम +3, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप में अप टू डाउन स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। गैलियम इंडियम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में, यानी गैलियम +1 से ज्यादा स्टेबल मिलेगा गैलियम +3, इंडियम +1 से ज्यादा स्टेबल मिलेगा इंडियम +3। लेकिन सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, यानी थैलियम +1 की स्टेबिलिटी थैलियम +3 से ज्यादा है। और सेम कहानी रिपीट होगी कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के लिए। बस ये है कि यहाँ पे आपको +1 दिखाई दे रहा है, कार्बन फैमिली तक आते आते +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये लोअर ये हायर, अप टू डाउन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, हायर की डिक्रीज होगी। सेम कहानी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है लोअर के कंपेयर में, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है हायर के कंपेयर में। बेटा यूं तो डिस्कस करने को बहुत कुछ है, बट हमारी मजबूरी है, तो जो कंसेप्ट है वहां तक आ जाते हैं बस। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि गैलियम +1 का कोई सॉल्ट है, उसे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उसको रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। रीजन हमने अभी अभी पढ़ा है कि गैलियम +3 मोर स्टेबल है +1 से, तो आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाओगे ना। गैलियम +1 +3 में कैसे कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो गैलियम +1 के सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, थैलियम +1 के सॉल्ट नहीं होते रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि थैलियम के लिए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है हायर के कंपेयर में। हाँ, लेकिन थैलियम +3 का अगर कोई सॉल्ट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके थैलियम +1 में जरूर आ जाएगा, क्योंकि लेस से कहाँ जाओगे? मोर स्टेबल जाओगे ना। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कमाल की बात है, गैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इंडियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
और +1 में तो थैलियम +1 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बट गैलियम +1 है रिड्यूसिंग एजेंट। गैलियम +1 के सॉल्ट आपको आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हुए मिल जाएंगे। कंसेप्ट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों फैमिली में यूज होता है। टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए डिस्कशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आइए हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड डाइमर क्यों बनाता है? भाई आपको पता होगा ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर एल्यूमिनियम को मिल जाए या एल्यूमिनियम वेपर फेज में हो तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, ये इस तरह से एक डाइमर बना जाता है, Al2Cl6 बना जाता है। तो ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है इसलिए डाइमर बनाता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस हिसाब से तो BCl3 को भी बना जाना चाहिए था, BCl3 नहीं बनाता डाइमर। रीजन बिहाइंड दैट, बोरॉन एटम का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से क्या है, ये आसपास 4 लार्ज साइज के एटम को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इसी फैमिली का मेंबर होने के बावजूद आपको BCl3 इस तरह का डाइमर बनाते हुए नहीं दिखेगा, AlCl3 डाइमर बनाते हुए दिखेगा। तो केवल थर्ड ग्रुप में बिलोंग होने की वजह से डाइमर बना रहा है, ये तो बात ही गलत हो गई। कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है, आसानी से बनाएगा। डाइमर नहीं बना सकता इसलिए डाइमर बना रहा है, तो ये तो बकवास बात हो गई। वो आयोनाइजेशन एनर्जी का इस बात से कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर क्या बैठेगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following element is unable to form MF63- ion? अरे भाई बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, क्या आता है बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1, यही आता है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ज्यादातर कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, जहां पर 2s का 1 इलेक्ट्रॉन आप जंप करा के कहां 2p में भेज देते हो। एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s1 2p2 आता है ना। यहां पर देखेंगे तो एक ही वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा बोरॉन के पास। अब सपोज आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है और आपके पास F- है, तो वो लोन पेयर देगा, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल में रखा जाएगा। तो एक ही F- से ले सकता है ना लोन पेयर। आपने देखा होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड F- से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो BF4- बना देता है। बाकी आप सोचो अगर कि BF3 3F- को लेके और BF6 3- बना दे, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, वैकेंट ऑर्बिटल ही एक है। हाँ, अगर आप इस फैमिली के बाकी के मेंबर ले लेते, एल्यूमिनियम लेते, गैलियम लेते, इंडियम थैलियम लेते, तो फिर मामला बन जाता। क्यों भाई, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी है, इंडियम के पास वैकेंट डी है, गैलियम के पास वैकेंट डी है, पूरा का पूरा डी खाली पड़ा हुआ है, वहां आप आसानी से बना सकते हो। हमने Na3AlF6 पढ़ा है ना, क्रायोलाइट। सो बोरॉन BF6 3- टाइप का आयन नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। बेटा बोरॉन के जो हैलाइड्स होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। पर इनकी अगर आप टेंडेंसी देखें तो ऑर्डर कुछ यूं दिखाई देगा आपको, BF3 BCl3, मतलब यूं हमें लगता है कि ये ऑर्डर होना चाहिए। BF3 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, BCl3 की उससे कम होनी चाहिए, BBr3 की सबसे कम होनी चाहिए और Bi3 की और भी कम। ऐसा होना चाहिए लॉजिकली। क्यों, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो बोरॉन को लोन पे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना नहीं बना पाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर बोरॉन उतना नहीं हो पाया तो बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हकीकत में आंसर जस्ट अपोजिट आता है। BF3 की एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमें मिनिमम मिलती है और Bi3 की मैक्सिमम, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, बैक बॉन्डिंग। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 2p में, बोरॉन के पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है,
ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किया जाता है, ये बैक बॉन्डिंग है। और बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब यहां से यहां तक हुआ क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहां पर साइज क्या है, स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा है। बैक बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब इंटरनली इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इंटरनली जब इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो बाहर कोई सब्सटेंस है, बाहर कोई लुईस बेस है, वो लोन पेयर देना चाहता है, तो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, लेस। आयोडीन का साइज क्या है, लार्ज है, और साइज अगर लार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग कम मिलेगी। बैक बॉन्डिंग कम मिलेगी यानी इंटरनली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे बोरॉन को, और इंटरनली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो बाहर कोई लुईस बेस जो लोन पेयर देने बैठा है आसानी से लोन पेयर लिया जाएगा। और लोन पेयर जितनी आसानी से लिया जाए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो Bi3 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, BH3 की कम मिलेगी। बोरॉन लुईस एसिडिक तरह बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये तो सीधी सीधी कहानी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोरिक एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल रिप्लेसेबल H+ आयन रखता है, ये प्रोटॉन देता है, ये OH- वाटर से एक्सेप्ट करके प्रोटॉन रिलीज करता है, या कुछ और है। अभी हमने बात की बेटा बोरिक एसिड और BF3 बोरॉन ट्राइहेलाइड सारे मॉलिक्यूल में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके पास समस्या है ना, इसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है ना, और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये सबसे पहली कोशिश तो वही करेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो, तो जैसे वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, ये वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H+BOH4-। तो एक तरफ देखने में लगता है कि वाटर में H+ तो इंक्रीज हुआ है, जी हाँ बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, बट ये जो H+ आपको दिखाई दे रहा है वो बोरिक एसिड का नहीं है, वो वाटर का है। इसने वाटर से OH- को एक्सेप्ट किया है और H+ को रिलीज कर दिया है, इनडायरेक्टली H+ रिलीज करता है, और इसी वजह से ये वीक एसिड भी है। ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, अगर आप देखेंगे तो हमेशा सिंबल आपको इस तरह का ही मिलेगा, है ना। आंसर तो सी आने वाला है, सिंबल ये रहेगा। अब यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि बोरिक एसिड को अगर मैं NaOH से टाइट्रेशन करूं तो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, है ना। बोरिक एसिड अनटाइट्रेटेड satisfactory with NaOH। रीजन खुद का प्रोटॉन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, 100% डिसोशिएट नहीं होता, तो आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो क्लियर नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, अगर मैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड यहाँ पे मिला दूं, मैं अगर यहाँ पे ग्लिसरॉल ऐड कर दूं, मैं यहाँ पर मैनिटॉल ऐड कर दूं, मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर दूं, तो काम बन जाएगा, तो फिर ये आप सेटिस्फैक्टरी टाइट्रेशन कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है क्यों सेटिस्फैक्टरी टाइट्रेशन कर पाओगे, समझना, ये था बोरिक एसिड, ये इसका आप टाइट्रेशन करना चाहते थे NaOH से, और NaOH से टाइट्रेशन पर आप क्या बनाना चाहते थे, Na+ और BOH4-। रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये वीक एसिड था। आपने क्या किया, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिला दिया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या करेगा, इस मेटाबोरेट आयन से इंटरेक्ट करेगा। ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें सेम साइड है। एक सिंपल सा काम, वही शॉर्टकट जो अक्सर आप फॉलो करते हो जब मैकेनिज्म नहीं आती है, H2O बाहर करो, और H2O बाहर करके ये क्या बनाता है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। अब आप ली चैटर्ली प्रिंसिपल याद करो, अगर आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी तो फिर ये बोरिक एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, आपका टाइट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो NaOH से अगर टाइट्रेशन कराना है तो भाई आपको इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड तो मिलाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट,
ग्रेफाइट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका, बोरॉन नाइट्राइड का होता है। बेटा बोरॉन को अमोनिया से आप रिएक्ट कराएं, नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट कर लें, तो बोरॉन की नाइट्रोजन से जब आप रिएक्शन करते हैं तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है, जो कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपको मैच करता हुआ मिलेगा। किससे मैच करता हुआ मिलेगा, ग्रेफाइट से। जैसे ग्रेफाइट में आपको हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता हुआ मिलता है, वैसा इधर भी है। और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ बैक बॉन्डिंग भी मिलेगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बोरॉन नाइट्राइड, सी आपका आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डाइबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन मुझे लगता है आप सबको याद होगा। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर जहां यहाँ पर बनाना बॉन्ड है, और आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हर एक बोरॉन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। लोन पेयर 0 है, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है, sp3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आने वाला है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। Which of the following statements about boric acid is not correct? It has a layered structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond. बिल्कुल सही है। अगर आप बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हर एक बोरिक एसिड में आपको 3 तो OH दिखी जाएंगे, है ना। और ये जो OH होते हैं ना, यहाँ से H बॉन्डिंग आती है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल के साथ आप कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो एक ये हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, टोटल आपको 6 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो ये एक लेयर बनती है। और बेटा बोरिक एसिड की जो लेयर आपको ये बनती हुई दिखाई देती है ना, उस लेयर में 2 लेयर के बीच में क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑपरेट होते हैं। और ये वैन डर वाल फोर्स की वजह से ही बोरिक एसिड क्या होता है, स्लिपरी होता है। भाई आपने बोरिक एसिड घर में कैरम बोर्ड पे यूज किया होगा ना, आपने देखा होगा कैसे जरा सा स्ट्राइकर आप इस पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो ग्लाइड कर जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि बोरिक एसिड की 2 लेयर के बीच में वीक फोर्स है। जरा सा आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं कि ये वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। वैन डर वाल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, आसानी से लेयर एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं। तो क्या याद रखना है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही है। लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एच बॉन्डिंग है। 2 लेयर एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वैन डर वाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर बट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले हमने यही देखा है कि बोरिक एसिड अपना खुद का प्रोटॉन नहीं देता, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है H2O से, OH माइनस को खींच लेता है और फाइनली इनडायरेक्ट वे में H प्लस रिलीज कर जाता है। वो H प्लस किसका होता है, वाटर का होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही जा रहा है। ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, बोरिक एसिड मोनोबेसिक है, क्योंकि ये H प्लस नहीं देता। हमें डाउट जरूर होता है, हमें लगता है 3 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच्ड, तो 3H प्लस देगा, क्या होगा, ट्राइबेसिक होगा, नहीं। ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए क्या है, मोनोबेसिक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बिल्कुल सही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, कहानी होती है Ca2B6O11 कॉलेमनाइट से शुरू होती है ना। जो कॉलेमनाइट होता है ना, इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करके आप क्या बनाते हो, Na2B4O7 NH2O बनाते हो, बोरेक्स बनाते हो। और इसके साथ साथ आप सोडियम मेटाबोरेट भी बनाते हो, NaBO2 बनाते हो। और इस पे हमारी आगे की कहानी चलती है। अब ये जो सोडियम मेटाबोरेट आपने बनाया है, इसको भी आप सोडियम बोरेक्स में Na2B4O7 में कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक छोटा सा काम करना है, CO2 सप्लाई करनी है सोडियम मेटाबोरेट में, बन जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स में अगर आप अलग से बनाने के बाद, सेपरेट करने के बाद HCl की सप्लाई कर देना, तो बड़ा आसान काम हो जाता है। NaCl बनता है और बोरिक एसिड बनता है, जिनको एक दूसरे से सेपरेट करना काफी आसान काम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक एडिशनल रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी है, एग्जाम में आती है। ये कॉलेमनाइट को जब आप सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट दिखाई देते हैं,
Na2B4O7 सोडियम मेटाबोरेट, और ये जो कार्बन है वो कहाँ गया, वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। वैसे ये CO2 के साथ मिलके वापस से इसको बोरेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो स्पेसिफिक मेथड है। अगर इस हिस्से पे आप ध्यान ना भी दें तो भी आपका काम चल जाएगा, इतना तो याद रख ही सकते हैं। बाकी बोरेक्स को HCl से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl और H3PO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? SnF4 आयोनिक होता है क्या? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, बिल्कुल आयोनिक होता है। PbF4 भी क्या होता है, आयोनिक होता है, कोवेलेंट नहीं होता। तो बी स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस काफी तेजी से होता है बेटा, इवन दो खुला छोड़ दोगे ना एटमॉस्फेयर में तो ही ब्रेक कर जाएगा, तो ही हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है ना उसी को ले जाता है ये। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस आसानी से होता है। GeX4 मोर स्टेबल होता है, अभी अभी हमने बात की थी। कार्बन फैमिली के लिए +2 क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आपके 4th और 5th पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो जर्मेनियम +2 और जर्मेनियम +4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, जर्मेनियम +4 ज्यादा स्टेबल है। तो GeX4 जो होंगे वो मोर स्टेबल मिलेंगे GeX2 के कंपेयर में। सही स्टेटमेंट है। कुल मिला के आंसर क्या आने वाला है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। कौन सी स्पीशीज स्टेबल नहीं है? भाई सिलिकॉन की कहानी स्टार्ट होती है कि SiO2 को जब HF से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, SiF4 बनता है, ठीक है, और H2O बनता है। और SiF4 बनते ही वापस से HF से रिएक्ट कर जाता है, काफी तेजी से रिएक्ट करता है, और H2SiF6 बनता है। तो एक तो यहां से आपको ये कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस रिएक्शन को याद ना भी करना हो तो आप हाइड्रोलिसिस करें SiCl4 का, तो वहां पर भी तो यही कहानी है। अगर आपके पास सिलिकॉन का कोई कंपाउंड है उसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी तो यही कहानी है। SiF4 है, उसको कहीं से आप क्या दे दो, HF दे दो, ये हमेशा H2SiF6 बनाएगा। बट आप ये मामला SiCl4 के साथ नहीं ले सकते। SiCl4 HCl के साथ मिलकर H2SiCl6 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। तो SiCl6 भी नहीं बनता, SiBr6 भी नहीं बनता, SiI6 भी नहीं बनता। और ये सारे क्यों नहीं बनते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या है? अगर सराउंडिंग एटम लार्ज साइज का है तो उसको रखने के लिए सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। सिलिकॉन के पास इतनी जगह नहीं होती। स्टेरिक इफेक्ट इधर भी है, स्टेरिक इफेक्ट इधर भी है, स्टेरिक इफेक्ट इधर भी है। SiF6 डाइनेगेटिव बिल्कुल आसानी से बनता है। इवन दो आप हाइड्रोलिसिस करा के देख लें, SiF4 का हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो उसमें भी आपको इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। It is because of inability of NH2 electron of the valence shell to participate in bonding that। कुल मिला के इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात चल रही है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S के जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो टिन +2 ऑक्सीडाइजिंग है, लेड +4 रिड्यूसिंग है। बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो टिन 5th पीरियड का मेंबर और 5th पीरियड मेंबर के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल है वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होएगा। कैसे होगा, तो भाई 10+2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 10+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो 10+2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं लेड की। 6th पीरियड एलिमेंट के लिए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेड +2 ज्यादा स्टेबल है। तो होगा क्या, कहीं अगर लेड +4 मिल गया ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड +2 में। तो लेड +4 वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी टिन+2 रिड्यूसिंग एजेंट, लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन ए टिन+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो गलत हो गया। टिन+2 लेड +2 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये बात गलत हो गई। टिन+4 क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल नहीं, टिन प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये भी गलत हो गया। टिन प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, टिन लेड प्लस 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following oxidation states are the most characteristics for lead and tin? अभी बात की है कार्बन फैमिली, तो लेड के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और टिन के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। +2+4 का मामला ये रहा। याद है ना, कार्बन फैमिली में क्या है? जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के आयन बनते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो आयन बनते हैं वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बनते हैं। किसी भी फैमिली में देख लें, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, और सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। तो लेड में +2 मोर स्टेबल मिलेगा, टिन में +4 मोर स्टेबल मिलेगा। आपका आंसर ए आएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकॉन एक ही फैमिली के मेंबर है, फिर भी कार्बन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सिलिकॉन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। रीजन क्या है? तो ये रहा कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छी तरह से जानते हो, 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अगर आप यहां से एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन आप जंप कराएंगे 2p में, और ये कार्बन के लिए एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 2s1 2p3। इन शॉर्ट, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है जहां पर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपनी कोवैलेंसी बढ़ा पाए। इसके पास तो बस 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं जहां से आप 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हो। तो इसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखते हो? 4। सिलिकॉन की जब बारी आती है तो 6 कैसे हो जाता है? तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3s2 3p2 आएगा ना, ये ग्राउंड स्टेट है। थर्ड ऑर्बिट में पूरा का पूरा d ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है। आप एक्साइटेड स्टेट बनाते भी हैं, 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में मूव करते भी हैं, तो भी पूरा का पूरा 3d आपके पास है जहां से आप वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग d ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, जिसकी वजह से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एनहांस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आयंस मूव कर जाएं या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं, दो में से कोई तो मूव करे, तब तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। अभी डायमंड में आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, जहां हर एक कार्बन आपको 4 कार्बन से अटैच्ड मिलेगा और इस तरह से ये नेटवर्क फैलता जाएगा। इन शॉर्ट, कार्बन की 4 वैलेंसी थी और सभी वैलेंसी आपने क्या की है? सेटिस्फाई कर रखी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंडक्शन शो नहीं करेगा। सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, और ग्रेफाइट में आप अच्छी तरह से जानते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। और लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या है? एक कार्बन से आपको 3 कार्बन अटैच्ड दिखते हैं, हर एक कार्बन पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाता है। अब देखो ना, कार्बन ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का 2s2 2p2। अभी इसकी ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, कैसे बनेगी? 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाएगा, 2s1 और 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट है। आपने क्या किया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 2p ऑर्बिटल यूज किए। याद करो, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। एक कार्बन को आपने 3 कार्बन से अटैच किया है, 3 ऑर्बिटल यूज कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना। ये हर एक ग्रेफाइट कार्बन पे ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिर आपस में बॉन्डिंग के थ्रू एक्सटेंड कर जाते हैं पूरी लेयर पे, 2 लेयर के बीच में। तो ये एक और एडिशनल फैक्ट मैं मिटा इसलिए रहा हूं, मैंने इनका जो सीक्वेंस डायरेक्शन है वो एक जैसी कर दी, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आपको इनको आपस में ओवरलैप कराना है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, सीक्वेंस ये रखना चाहिए था। खैर,
सो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रेफाइट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से कंडक्शन आएगा। सोडियम पोटेशियम मेटल हैं तो इनको तो कंडक्टेंस शो करना ही था। डायमंड ले दे के है जो कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेड पेंसिल में परसेंटेज कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड होता कहाँ है? परसेंटेज क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है। ग्रेफाइट से बनाते हैं वो तो। नेक्स्ट, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि ये ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट की जो 2 लेयर आपको मिलती है ना, उन 2 लेयर के बीच में होता है वान डेर वाल्स फोर्स। ये एडिशनल पॉइंट और याद रखिएगा। थोड़ी देर पहले हमने बोरॉन के बारे में भी इसी तरह का डिस्कशन किया था। ये वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं। फिलहाल हम वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्प्रेड कर जाते हैं बिटवीन द स्ट्रक्चर। उन इलेक्ट्रॉन के स्प्रेड करने की वजह से ही कंडक्शन शो होता है। वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो अधूरा है, यहाँ पूछा जाना चाहिए था मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बारे में। अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर ही हैं। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा और भी दिया जा सकता था, बट मोर एक्यूरेट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर कार्बन एटम एंड डायमंड? बेटा जब मैं आपसे बोलता हूं कि डायमंड का लेटिस इमेजिन करो, तो लेटिस पॉइंट पर डायमंड में आपको क्या मिलते हैं? कार्बन मिलते हैं ना। और उन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लेटिस पॉइंट के कार्बन के बीच में आपको क्या दिखने वाले हैं? ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड। आप बोलोगे सर इससे कोवेलेंट बॉन्ड हर कहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं CO2 है, इसका लेटिस इमेजिन करो, तो इसके जो लेटिस पॉइंट होंगे ना, उन लेटिस पॉइंट पर CO2 मॉलिक्यूल होंगे, और 2 CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा, वहां वान डेर वाल्स फोर्स मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर लेटिस पॉइंट पर क्या है? मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिकुलर सॉलिड है। इसमें लेटिस पॉइंट पर एटम है जिनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड है। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते होंगे ना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। तो जो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कि SiO2 हुआ, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, जैसे कि डायमंड हुआ, तो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर में अक्सर आपको मिलेगा कि लेटिस पॉइंट पे एटम होंगे, उन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आंसर क्या आएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। कौन सा है भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं होंगे वो इंसुलेटर होगा। इनमें एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बचते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन। तो ग्रेफाइट में आपको याद होगा मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जहां पे आ जाते हैं वहां पर कंडक्शन की गुंजाइश आपको दिखती है, चांसेस वहां पे आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए बचता क्या है? डायमंड। डायमंड की 4 वैलेंसी है और 4 की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। चारों तरफ से तो आपने कार्बन अटैच कर रखा है ना। डायमंड की कहानी है ये। ऑब्वियस सी बात है, जो डायमंड होगा वो क्या होने वाला है? इंसुलेटर होने वाला है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना इसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। CO2 गैस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। बेटा आइसक्रीम और फ्रोजन फूड के लिए CO2 सॉलिड फॉर्म में होता तो भी यूज कर लेते, गैसियस फॉर्म में तो यूज नहीं होता, है ना। तो व्हिप्ड क्रीम, आइसक्रीम, इसके लिए CO2 यूज कर सकते हैं, बट सॉलिड CO2। तो आपको याद होगा सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरीन की बात चल रही है ना। इसमें 6 कार्बन रिंग जो होती हैं, 2 तरह की रिंग होती है भाई। एक तो होती है 6 मेंबर्ड रिंग और एक होती है 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग तो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होती हैं? 20 होती हैं। सो 12 मेंबर्ड रिंग, 25 मेंबर्ड रिंग, ये तो जस्ट रिवर्स कर दिया मामला, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। ZSM5 जियोलाइट ऑफ मैसिव सीव नंबर 5, अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही है, ZSM5 का यूज अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने में होता है। ये तो फैक्ट है जो हमें याद होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होती है, ये हम सबको पता है। तो C एंड D।
ये तो स्टेटमेंट है जो सही जा रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आने वाला है? डी। चलिए आगे बढ़ें। कॉस्मेटिक सर्जरी में किसका यूज किया जाता है? बेटा कॉस्मेटिक सर्जरी में ना सिलिकॉन्स यूज होते हैं। सिलिकॉन्स ये जो नाम पड़ा है वो इन पॉलीमर के लिए पड़ा है R2SiO, क्योंकि फॉर्मूला है अगर आप देखोगे तो R2CO से मिलता जुलता है, और ये R2CO किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। तो कीटोन से मिलता जुलता अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो किसका है? सिलिकॉन्स का। सिलिकॉन्स में क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन आसानी से नहीं होता। इसके अलावा ये इंसुलेटर होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी मिलके इनको परफेक्ट बना देते हैं। किसके लिए? कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, एज अ फिलर। तो आंसर क्या आने वाला है 23 का? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of these is not a monomer for high molecular mass silicon polymer? बट सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए आपको कम से कम 2 टर्मिनल फ्री करने होंगे जहां से आप चेन कंटिन्यू कर पाओ। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 3 आपने मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं। मिथाइल ग्रुप पे तो कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, ये जो क्लोरीन दिखाई दे रहा है यहाँ से जरूर बात बनेगी। आप हाइड्रोलिसिस कराओ, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या होगा? क्लोरीन को हटा के OH आ जाएगा। ठीक, ये आ गया OH। अब ऐसी ढेर सारी यूनिट हैं जो सॉल्यूशन में कर रही हूँ, इधर उधर आपको दिखेंगी। तो अगर ये 2 यूनिट आमने सामने आ भी जाएं तो क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, जहां पर 2 OH मिलके आप क्या करोगे? H2O को बाहर कर दोगे। अगर H2O यहां पर बाहर कर भी देते हो तब भी आप देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे? डाइमर ही तो मिल रहा है। डाइमर के अलावा और कुछ तो मिलने से रहा है यहाँ पे। फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ डाइमर, पॉलीमर तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप इमेजिन करें कि यहाँ पर मिथाइल ना होके यहाँ पर Cl होता। ये एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, यहाँ एक Cl होता, यहाँ एक Cl होता। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन डी की। तो फिर आप हाइड्रोलिसिस करते, तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 एंड कंटिन्यू करने का मौका मिल जाता। 2 OH एंड को कंटिन्यू कर सकते थे। तो ढेर सारी इस तरह की यूनिट आमने सामने आती, ये एक दूसरे से क्या होते? कनेक्ट होते जाते, और पूरी की पूरी एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता। समझो ना, यहाँ से H2O बाहर कर दिया तो अभी भी इधर वाला OH है जहां से चेन कंटिन्यू हो सकती है, इधर वाला OH है जहां से चेन कंटिन्यू हो सकती है, तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस के बाद हीट करने पर क्या मिलता है? डाइमर। यहाँ हाइड्रोलिसिस के बाद हीट करने पर क्या मिलता है? लीनियर पॉलीमर। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्योंकि एक OH इधर भी आ जाएगा ना, तो यहाँ से आप चेन कंटिन्यू करोगे, यहाँ से एक क्रॉस लिंक लगाओगे, तो यहाँ बनेगा आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और यही कहानी बी में होगी। ले देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर आपको क्या दिख रहा है? सिलिकॉन पॉलीमर बनने के चांस ही नहीं दिखते, वो है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट, हमें अच्छी तरह से पता है कि H2SiO4 सिलिकॉन का एक एसिड है, और एक एसिड से अगर सारे H+ बाहर कर दें, सॉरी H2 लिख दिया मैंने, H4 है ना, और इससे अगर सारे H+ बाहर कर दें तो जो यूनिट बनती है, जो एनायन बनता है, उसके नाम के लास्ट में क्या आता है? 8। तो ये जो यूनिट है इसे हम किस नाम से बुलाएं? सिलिकेट। वैसे सिलिकेट की मैं आपको कहानी बताऊं तो ये सिलिकॉन है, और ये इससे टेट्राहेड्रल वे में 4 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं। ये कुछ का मामला है, अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये होता है सिलिकेट। आंसर क्या आने वाला है स्ट्रक्चर यूनिट का? SiO4 4-D। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं है। बेटा एक्चुअली हुआ ये है कि अगर आप लास्ट ईयर में देखेंगे तो जेईई मेंस में सिलिकेट से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं, हमें याद ही रखने हैं। वैसे तो सिलिकेट समझे भी जा सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं। बट यूँ मान लें जैसे ये आप 2 एसिड को मिलाते हैं, हीट करते हैं, पायरो एसिड बनाते हैं। तो पायरो एसिड बनाने में क्या होता है? बीच में एक ऑक्सीजन एटम कॉमन हो जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को आपने गर्म किया तो आपने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? इस सल्फ्यूरिक एसिड का OH लो, इस सल्फ्यूरिक एसिड का OH लो, और H2O बाहर कर दो, क्यों बनता है? उसी तरह की कहानी आप थोड़ी सी मिलती जुलती मान सकते हैं।
कि जिसमें दो सिलिकेट यूनिट के बीच में कुछ ऑक्सीजन एटम कॉमन होते जाते हैं और एक पूरी चेन क्रिएट होती है और यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेटमेंट कौन सा रंग जा रहा है। सबसे पहले तो सिलिकेट समझे क्या है, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं जिनमें बेसिक यूनिट जो होती है वो SiO4 माइनस होती है, फिर इससे बाकी की यूनिट ड्राइव होती रहती है। कौन कौन सी, ये टेबल है जो आपको याद करनी है। अभी अभी हमने बात की ऑर्थोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, ये दो यूनिट मिलती हैं, बीच में से एक ऑक्सीजन एटम कॉमन हो जाता है, Si2O7 6 माइनस, ये पायरोसिलिकेट है। पायरोसिलिकेट का एग्जांपल ये रहा हेमीमॉर्फाइट, और इसमें कॉमन ऑक्सीजन एटम 1 होता है। साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला ये रहा, नाम ये रहा। तो ये ओवरऑल ये टेबल है जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। बेराइल एग्जांपल है साइक्लिक सिलिकेट का, बिल्कुल सही है। आप देखें इसमें ये साइक्लिक और रिंग सिलिकेट, तो ये रहा एग्जांपल बेराइल B3Al2Si6O18 बेराइल। अगला स्टेटमेंट है Mg2SiO4 ऑर्थोसिलिकेट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 मैग्नीशियम +2 बाहर कर दो तो बचता क्या है, SiO4 4 माइनस। और SiO4 4 माइनस क्या होता है, ऑर्थोसिलिकेट कैटेगरी का कंपाउंड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। Mg2SiO4 ऑर्थोसिलिकेट है। और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सिलिकेट में क्या होती है, SiO4 4 माइनस, अभी अभी हमने बात की, बिल्कुल सही है। फेल्डस्पार एल्यूमिनोसिलिकेट नहीं है, यही गलत आंसर है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। फेल्डस्पार अगर आप देखोगे तो 3D सिलिकेट में आ रहा है लास्ट में, और जो 3D फ्रेमवर्क सिलिकेट होते हैं उनमें क्वार्ट्ज को छोड़ दो तो बाकी सारे अल्ट्रामरीन हुए, ट्राइडाइमाइड हुआ, फेल्डस्पार हुआ, जियोलाइट हुआ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फेल्डस्पार, है ना, ये सारे एल्यूमिनोसिलिकेट हैं। अब एल्यूमिनोसिलिकेट कैसे बनते हैं समझना, यहाँ तो SiO2 का नेटवर्क है जहां पर हर सिलिकॉन के आसपास 4 ऑक्सीजन दिखेंगे, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ मिलेगा। कई बार क्या होता है, इसमें सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह एल्यूमिनियम ले लेता है, तो सिलिकॉन था तो +4 चार्ज था, और जैसे ही एल्यूमिनियम आया चार्ज हो गया +3, नेगेटिव अभी भी उतना है। फिलहाल आपको ये लग रहा होगा कि SiO2 पे कोई चार्ज नहीं है, 3D सिलिकेट में कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए। जैसे ही कुछ सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम आएगा, नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही इस पे कैटायन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमने हार्डनेस में देखा है, जहां पर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हमने देखे हैं। तो सिलिकेट में कैटायन एब्जॉर्ब रहते हैं, उन कैटायन का आप आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो, और कैटायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी की वजह से ही हार्डनेस को रिमूव करने में भी काम में आ जाते हैं। ये पूरी कहानी थी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, क्वार्ट्ज में तो प्योर SiO2 होता है, बट जियोलाइट, ट्राइडाइमाइड, अल्ट्रामरीन, फेल्डस्पार, इन सब में आपको एल्यूमिनोसिलिकेट मिलते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट बोले तो कुछ सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम उनकी जगह ले लेते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो रहा है, गलत जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ सिलिकेट इज शेयर। 1 ऑक्सीजन एटम कहाँ शेयर होता है, अभी अभी हमने बात की है पायरोसिलिकेट, देखो ना ये टेबल में, पायरोसिलिकेट में कॉमन ऑक्सीजन एटम पर यूनिट कितने हैं, 1 है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। आप तो ये टेबल याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, अभी हमने बात की थी, अगर याद हो थोड़ी देर पहले, कि अगर आपके पास 2 Cl स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। कैसे याद दिला दूं, Mi3SiCl, इसको हाइड्रोलिसिस करोगे और कंडेंस कर दोगे तो क्या बनता है, डाइमर बनता है। ये मामला था ना, थोड़ी देर पहले हमने बनाया है डाइमर। भाई अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना तो डाइमर ही बनेगा, और अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्या बनेगा, लीनियर पॉलीमर, और 3 दिख जाएं तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यहाँ पर देखें 3 Cl है तो 3 OH आ जाएंगे, 3 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा कंडेंसेशन के थ्रू। तो
क्रॉस लिंक्ड बना। हाइड्रोलिसिस अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ तो चारों के चारों मिथाइल ग्रुप कर दिए, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भूल ही जाओ। यहाँ पर 2 OH आएंगे और 2 OH से क्या बनेगा, लीनियर पॉलीमर बनेगा, यही हमारा आंसर। यहाँ से क्या बनेगा, डाइमर। थोड़ी देर पहले यही तो डिस्कस किया था बेटा हमने। Which of the following anion is present in the chain structure of silicate? थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं, ये ऑर्थोसिलिकेट है, ये पायरोसिलिकेट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो शीट सिलिकेट है, ये चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा है, SiO3N और 2N। मैंने क्या किया, इस 2 को बाहर कर दिया, आप चाहो तो इस 2 को अंदर रख के इस तरह से भी लिख सकते हो। आंसर क्या आएगा, बी। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following statement about zeolite is false? They are used as a cation exchanger. बिल्कुल सही बात है, हार्डनेस ऑफ वाटर वहां पर हमने यूज किया है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, दे हैव ओपन स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर सकते हैं। जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ये गलत है, सिलिकेट यूनिट को रिप्लेस नहीं करते, हम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम से, तो यहाँ मामला गड़बड़ जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्मोक स्क्रीन में SiCl4 यूज होता है बेटा। SiCl4 खुला छोड़ दोगे ना बेटा एटमॉस्फेयर में तो ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, HCl के व्हाइट फ्यूम्स फुटते हैं। वैसे स्मोक स्क्रीन में इसकी बजाय P2O5 भी यूज होता है ना, बट फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन SiCl4 है, तो उसके भी आपके आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैक्ट बेस्ड रिएक्शन है बेटा, हमें B3N3H3Cl3, पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ लो। ये आपको बेंजीन के जैसा मिलेगा जहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर आपको क्या करना है, बोरॉन नाइट्रोजन को लगाते जाना है, ठीक है। ये अल्टरनेट पोजीशन पर बोरॉन नाइट्रोजन लगाती है और बैक बॉन्डिंग रहेगी। बैक बॉन्डिंग कहां से कहां रहेगी, नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ। और इसमें आपको क्या करना है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा के रखने, Cl लगा के रखने। ये आपने क्या किए, 3Cl अटैच कर दिए। अगर मैं इसकी लिथियम बोरॉन हाइड्राइड से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, Cl को हटा के यहाँ के हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, बोराजीन। तो ए पे जो बन रहा है वो बोराजीन है, ठीक है। बी है ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, बोराजीन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसको मैं रिएक्ट करा दूं सी के साथ तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो यहाँ रिएक्ट कराने के लिए स्पेसिफिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत होती है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अगर आप इसकी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करेंगे तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ से NSR रिएक्शन हो जाएगी। तो 3 Cl को हटा के 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, बी। तो बी तो क्या है, बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन, जहां पर हर जगह H हाइड्रोजन इमेजिन करें। और अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं तो तीनों Cl को हटा के तीनों H मिथाइल ग्रुप आ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरॉन और सिलिकॉन वेरी हाई प्योरिटी के किससे बनते हैं। ये मेटलर्जी में आप देखिएगा बेटा, जॉन रिफाइन है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड जहां से आप प्योरेस्ट फॉर्म में किसी मेटल को या नॉन मेटल को फाइंड कर सकते हैं, जॉन रिफाइन, जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पर बेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, एनसीईआरटी में जरूर देखिएगा इसको, मेटलर्जी की प्रोसेस। Al2O3 की हम लीचिंग करते हैं और करने पर हमें क्या मिलता है, X। और इसके सॉल्यूशन में जब एक गैस Y पास की जाती है तो Z बनता है। X, Y और Z क्या होंगे, ये बायर प्रोसेस अगर आपको याद हो तो वापस से मेटलर्जी की तरफ आ गए। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्या होता है, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O होता है, बॉक्साइट।
अगर आपको याद हो बॉक्साइट को क्या करते हैं 40% NaOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। उससे होता यह है कि Fe2O3 तो इम्प्योरिटी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, और जितना एल्यूमिनियम होता है ना वो घुल के आ जाता है, डिजोल्व होके आ जाता है ये कॉम्प्लेक्स बना के। ये आपके क्या सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में फिर CO2 सप्लाई की जाती है। CO2 सप्लाई करके मीडियम को स्लाइटली एसिडिक बनाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन रखोगे तो भी घुल जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक रखोगे तो भी घुल जाएगा। तो हमें मीडियम रेंज पे लाना पड़ेगा, और वो काम CO2 बड़ी आसानी से करता है। जैसे स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा ना, एल्यूमिनियम का AlOH होल थ्राइस का व्हाइट जिलेटिनस PPT बन जाता है, और इस PPT को करते हैं फाइनली कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है Al2O3। अब देखते हैं Al2O3 की लीचिंग की जा रही है अल्कली से, X बन रहा है, ये हमने लीचिंग की और ये बना X होगा NaAlOH4। इसमें एक गैस पास की जाती है, ये रही वो गैस जो हम पास कर रहे हैं। तो गैस कौन सी है? CO2। इसके बाद तो NaAlOH4 और CO2, ये कॉम्बिनेशन तो आपको इधर दिख गया, आंसर यही है। जेड जो आपके पास बनता है वो ये जेड है। तो कई बार इस तरह से ना लिख के Al2O3.X के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। ये आपके पास क्या बनेगा? जेड बनेगा। आंसर क्या आने वाला है? ए। B2H6 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सारे के सारे BHB एंगल 120 के आसपास होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं बेटा। अगर आप एंगल की बात करोगे तो दो तरह के एंगल तो कम से कम याद रखना। दो तरह के एंगल याद रखने हैं। एक तो ये टर्मिनल एंगल, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के बीच का एंगल, अगर ये θ1 है, और ये अंदर वाला एंगल ये क्या है? θ2 है। तो θ1 काफी ज्यादा होता है θ2 से। ये करीब करीब 120 के आसपास की वैल्यू मिलती है, और ये तो 90 से भी कम मिलती है। सारे BHB एंगल 120 होते हैं। अच्छा, कि फ्रेगमेंट जो होते हैं BH3 लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि BH3 फ्रेगमेंट होते हैं वो तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और दो BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, जो BHB बॉन्ड है ये सेम लेंथ के नहीं होते क्या? बिल्कुल सेम लेंथ के होते हैं। बेटा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 इज ऑल द BHB एंगल्स आर एट 120। ये रहा बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, क्या ये एंगल 120 होते हैं? नहीं, ये एंगल 120 होता है, HBH एंगल, ये होता है 120 का, और इंटरनल एंगल जो होता है वो 97 का होता है। तो ये तो गलत हो गया। फ्रेगमेंट BH3 बेस होते हैं? बिल्कुल नहीं। लोन पेयर कहाँ देने के लिए? BH3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो बी भी गलत है। टर्मिनल BH बॉन्ड पर परसेंटेज P कैरेक्टर जो है वो कम है। तो बेटा बाहर वाला एंगल तो 120 है, अंदर वाला एंगल 97 है, और परसेंटेज S कैरेक्टर जो होता है वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और P कैरेक्टर एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एंगल ज्यादा है तो P कैरेक्टर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। बिल्कुल सही है, और यही हमें देखना था कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। समझना बेटा एक चीज, अगर आपको याद हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और sp3 में नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल मिलता है आपको 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 33.33%। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। देखो एंगल जितना कम है परसेंटेज एस उतना कम है, सीधे सीधे रिलेशन बैठता है ना, वो पी का जस्ट अपोजिट बैठेगा। चलिए यहाँ पर हमारा डिस्कशन फिनिश करते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया, चलिए इसको भी देख लिया जाए। एसिडिक नेचर के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो मुझे लगता है कि ऑक्साइड के बारे में हमने पीरियोडिक टेबल में ही बात की है, आपको याद होगा। SiO2 क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। B2O3 क्या होता है? एसिडिक होता है।
यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया। यहाँ N2O क्या है, न्यूट्रल है। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। B2O3 एसिडिक होता है और कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है। तो दोनों के दोनों ऑक्साइड एसिडिक कहाँ है, ऑप्शन डी में। इतना भी याद ना हो, SiO2 को लेके कंफ्यूजन हो रहा हो तो याद करें मेटलर्जी। मेटलर्जी में SiO2 एसिडिक फ्लक्स था, अगर याद हो तो। इसका नेचर एसिडिक होता है। B2O3 तो है ही सही, बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एसिडिक होता है। आंसर क्या आएगा, डी। थैंक यू वेरी मच बेटा। उम्मीद है आपके अब तक के ओवरऑल स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे भी कुछ बढ़िया कर पाएँ, और आप लोगों का अब तक जो प्यार मिला है, आप लोगों का जो अब तक सपोर्ट मिला है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।